हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपके लिए लेके आए हैं पीयूटी एग्जाम यानी पी यूनिवर्सिटी टेस्ट का पेपर, जो कि जीजीटी यूनिवर्सिटी के नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 2021-22 के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं। पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है, जो कि आधुनिक सरकारी नाम से पेपर चलता है जीजीटीयू में। उसी से रिलेटेड कुछ प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट किस तरह से हो सकता है, किस तरह का पेपर पैटर्न हो सकता है, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए, इसलिए हम इस पेपर को शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर है ये। पहला क्वेश्चन अगर शुरू करें तो, निम्न में से कौन सा ब्रिटिश संविधान का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा ब्रिटिश संविधान का स्रोत नहीं है? इस बात को ध्यान रखना है कि हमको नहीं है पूछा है नहीं पूछा है। तो निम्न में से कौन सा ब्रिटिश संविधान का स्रोत नहीं है? हमारा ऑप्शन है ए संसदीय अधिनियम, बी प्रथाएं और परंपराएं, सी संविधान द्वारा निर्मित मूल प्रलेख और डी है न्यायिक निर्णय। संसदीय अधिनियम, प्रथाएं और परंपराएं, संविधान द्वारा निर्मित मूल प्रलेख या न्यायिक निर्णय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सही, सी ऑप्शन सही होगा कि संविधान सभा द्वारा निर्मित मूल प्रलेख ब्रिटिश संविधान का स्रोत नहीं है। संसदीय अधिनियम स्रोत है, प्रथाएं और परंपराएं स्रोत है, न्यायिक निर्णय स्रोत है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, संविधान सभा द्वारा निर्मित मूल प्रलेख ब्रिटिश संविधान के स्रोत नहीं है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कथन किसने कहा था? ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कथन किसने कहा था? डी टॉकविले, जेनिग्स, मुनरो और लॉर्ड ब्राइस। डी टॉकविले ने कहा था, जेनिग्स ने कहा था, मुनरो ने कहा था या लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है? तो यह कथन कहने वाले विद्वान थे डी टॉकविले ने कहा था कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ए। तीसरा क्वेश्चन देखें, ब्रिटिश संविधान को विवेक और संयोग की संतान किसके द्वारा कहा गया? ब्रिटिश संविधान को विवेक और संयोग की संतान किसके द्वारा कहा गया? ए लिटन स्ट्रेची, बी डी टॉकविले, सी लॉर्ड ब्राइस, डी कोई नहीं। ए लिटन स्ट्रेची, बी डी टॉकविले, सी लॉर्ड ब्राइस, डी कोई नहीं। तो विवेक और संयोग की संतान कहने वाले विद्वान थे लिटन स्ट्रेची। लिटन स्ट्रेची ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, यहां पर सही होगा। आगे चलते हैं। किस विद्वान ने परंपराओं को संविधान की रूढ़ियां कहा है? किस विद्वान ने परंपराएं जो होती हैं उसको संविधान की रूढ़ियां कहा है? ऑप्शन ए है जे एस मिल, बी है डाइसी, सी है लास्की, डी है एंसन। तो इनमें से किसने परंपराओं को संविधान की रूढ़ियां कहा है? परंपराओं को संविधान की रूढ़ियां कहने वाला विद्वान कौन है? तो जे एस मिल है, डाइसी है, लास्की है या एंथन है? तो परंपराओं को संविधान की रूढ़ियां कहने वाला विद्वान है एंथन। हमारा ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजमुकुट या क्राउन से क्या अर्थ है? राजमुकुट या क्राउन से आप क्या समझते हैं? राजमुकुट यानी कि सम्राट है, सम्राट और संसद दोनों मिलकर राजमुकुट कहलाते हैं। सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद तीनों मिलकर राजमुकुट कहलाते हैं, या सम्राट और मंत्रिमंडल राजमुकुट कहलाते हैं। राजमुकुट से आशय है ए सम्राट, बी सम्राट और संसद, सी सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद, डी सम्राट और मंत्रिमंडल। इनमें से किन चीजों से मिलकर राजमुकुट या क्राउन बनता है? तो राजमुकुट से आशय है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी सम्राट, सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद से मिलकर राजमुकुट बनता है। यानी राजमुकुट से आशय सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद, इन तीनों को मिलाकर राजमुकुट का निर्माण होता है। तो राजमुकुट से आशय सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा सी। यहां शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा,
किस लेखक ने क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना कही है? यानी क्राउन की जो सुविधा थी उसको सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना किस विद्वान ने कही है? हमारा पहला ऑप्शन है ए लास्की, बी है सिडनी लो, सी है फाइनर और डी है जेनिंग्स। ए है लास्की, बी सिडनी लो, सी फाइनर और डी जेनिंग्स। किसने क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना का नाम दिया है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए लास्की, बी सिडनी लो, सी फाइनर और डी जेनिंग्स। तो हमारा सही आंसर है बी सिडनी लो ने कहा था कि क्राउन एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर बी सिडनी लो। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था है। ए लाड़ सभा, बी लोक सदन, सी प्रीवी परिषद, इसे प्रीवी काउंसिल भी कहते हैं, प्रीवी परिषद या प्रीवी काउंसिल, और डी संसद। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जन्म कहाँ किस संस्था से हुआ था? ये प्रश्न है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था यानी जन्म किस संस्था से हुआ था? ए लाड़ सभा, बी लोक सदन, सी प्रीवी परिषद और डी संसद। तो इसका सही आंसर होगा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था है हमारी प्रीवी परिषद या प्रीवी काउंसिल। हमारा सही आंसर होगा सी प्रीवी परिषद या प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है? प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है? ए ग्लेडस्टन, बी विलियम हार्कोर्ट, सी जेनिंग्स या डी लास्की। प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है? ए ग्लेडस्टन, बी विलियम हार्कोर्ट, सी जेनिंग्स और डी लास्की। तो प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहने वाला है विलियम हार्कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच एक चंद्रमा की तरह है। तो हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड सभा किस देश से संबंधित है? यानी लॉर्ड सभा जो संस्था है वो किस देश की है? जापान की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड सभा जापान की भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, सी ब्रिटेन की संस्था है लॉर्ड सभा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन सब जगह पे, जूरी प्रथा, प्रशासनिक कानून या प्रशासनिक न्यायालय। यानी एक प्रमुख विशेषता ऐसी जो दूसरों में नहीं है। तो न्यायिक पुनरावलोकन तो हर जगह मिलेगी, तो जूरी प्रथा जो है वो हर जगह पर नहीं मिलेगी। तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है बी जूरी प्रथा। जूरी प्रथा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 11, बी 21, सी 13 और डी 7। तो अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और सबसे छोटा संविधान इसे माना जाता है डी। सिर्फ 7 अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में दास्ता का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर हुआ? अमेरिका में दास्ता का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर हुआ? ए 10वें संवैधानिक संशोधन, बी 13वें संवैधानिक संशोधन, सी 14वें संवैधानिक संशोधन और डी 15वें संवैधानिक संशोधन। अमेरिका में दास्ता का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर हुआ? ए 10वें, बी 13वें, सी 14वें और डी 15वें। तो हमारा आंसर होगा बी 13वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर दास्ता को निषेध किया गया, यानी दास्ता को हटाया गया। तो 13वां संवैधानिक संशोधन था जिसके अंतर्गत दास्ता को हटाया गया था। किस देश में राज्यों के पृथक संविधान है? यानी केंद्र का अलग है और राज्य का अलग। ऐसा कौन सा देश है जिसमें केंद्र का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत और डी चीन। तो अमेरिका ऐसा देश है जहां पर राज्यों के संविधान अलग है और केंद्र का संविधान अलग है। तो बी अमेरिका एक ऐसा देश है
जो कि राज्यों के पृथक संविधान को रखता है और केंद्र का पृथक संविधान है। नेक्स्ट, रूसी भालू ही वह राक्षस है जो हमें केंद्रवाद की ओर धकेल रहा है। यह कथन किसने कहा है? रूसी भालू ही वह राक्षस है जो हमें केंद्रवाद की ओर धकेल रहा है। यह कथन किसने कहा है? ए हरमन फाइनर ने, बी मुनरो ने, सी लियोनार्ड ने और डी ऑग एवं जिंक ने। ए हरमन फाइनर, बी मुनरो, सी लियोनार्ड, डी ऑग एवं जिंक। रूसी भालू ही वह राक्षस है जो हमें केंद्रवाद की ओर धकेल रहा है। यह कथन कहने वाले थे लियोनार्ड। हमारा आंसर होगा सी। लियोनार्ड ने कहा था कि रूसी भालू ही वह राक्षस है जो हमें केंद्रवाद की ओर धकेल रहा है। नेक्स्ट, निहित शक्तियों का सिद्धांत किस देश की संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? निहित शक्तियों का सिद्धांत किस देश की संघीय व्यवस्था की विशेषता है? तो निहित शक्तियों का सिद्धांत ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड और डी चीन। इंग्लैंड की विशेषता है निहित शक्तियों का सिद्धांत, अमेरिका की है, स्विट्जरलैंड की है, चीन की है। तो निहित शक्तियों का सिद्धांत अमेरिका की संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 वर्ष। हमारा आंसर होगा ए 4 वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है ए 535, बी 530, सी 538 और डी 438। ए 535, बी 530, सी 538 और डी 438। तो हमारा सही आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की संख्या है 538। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका की शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कहा गया है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिका संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। तो हमारा आंसर होगा सी। अनुच्छेद 2 में कहा गया है अमेरिकी संघ की कार्यपालिका की शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। तो हम आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 4 वर्ष। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है 2 वर्ष। हमारा आंसर होगा सी। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहते हैं? अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहते हैं? यानी कि हर संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहा जाता है? सदन तो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन तृतीय सदन के नाम से किसे जाना जाता है? ए राष्ट्रपति को, बी मंत्रिमंडल को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी सीनेट को। ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिमंडल, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी सीनेट। तो अमेरिका में कांग्रेस का अगर तृतीय सदन कहा जाता है तो वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को तृतीय सदन कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को तृतीय सदन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है या कथन है? यानी कि अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप से अर्थ है कि स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है और दूसरे सारे देश अतटस्थ यानी तटस्थ नहीं है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है, इसलिए इसे कहा जाता है कि अशांति के जो विश्व है उसमें शांति का द्वीप किसे कह देते हैं? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है।
तो स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, यह कथन किस विद्वान का है? जॉन ब्राउन मेसन, रेपार्ड, हैंस हुबर, ब्राइस। जॉन ब्राउन मेसन, रेपार्ड, हैंस हुबर और ब्राइस। तो यह कथन स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, यह किसने कहा था? जॉन ब्राउन मेसन ने कहा था। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, यानी कौन सी भाषा के लोग स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक है? ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी इटालियन, डी रोमन। ए जर्मन, बी फ्रेंच, डी इटालियन, सी इटालियन और डी रोमन। तो स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। जर्मन भाषी लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग जर्मन भाषा का उपयोग करते हैं। स्विस संघ में कुल कितने कैंटन या राज्य हैं, यानी स्विस जो केंद्र है उसमें कितने राज्य हैं, या इसे कैंटन भी कहते हैं, कैंटन या राज्य हैं? ए 21, बी 22, सी 23 और डी 24। ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो स्विस संघ में 23 कैंटन है, 23 राज्य है, तो हमारा आंसर होगा सी। स्विट्जरलैंड के संघ में 23 कैंटन या राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है, यानी कितनी भाषाओं को राजभाषा बनाया गया है? 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 4 भाषाओं को राजभाषा बनाया गया है, हमारा आंसर होगा डी। 4 भाषा हैं जो स्विट्जरलैंड की, जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये 4 भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और चौथी है रोमांच। ये 4 भाषाएं हैं जिनको स्विट्जरलैंड में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा और चौथा। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय या चौथा अध्याय। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख प्रथम अध्याय में किया गया है, तो हमारा आंसर होगा ए कि स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रथम अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो स्विट्जरलैंड में कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है? तो 4 भाषाओं को प्राप्त है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। और स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्विस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? स्विट्जरलैंड के किस संविधान के अनुच्छेद में नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो स्विस संविधान में नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो हमारा आंसर होगा बी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन बात करें, स्विस संघीय परिषद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है। स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है, यानी संसद की जो एक सदन है प्रतिनिधि सभा, उसकी सदस्य संख्या क्या है? 150, ए, बी 200, सी 250 और डी 300। ए 150, बी 200, सी 250, डी 300। तो संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है 200।
तो हमारा आंसर होगा बी। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है 200। संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है 200। स्विस प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? स्विट्जरलैंड की प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ए 2 वर्ष का, बी 4 वर्ष का, सी 5 वर्ष का या डी 6 वर्ष का। तो स्विट्जरलैंड की प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष का है, तो हमारा आंसर होगा बी कि 4 वर्ष का प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक कैंटन द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिनिधि भेजे जाने आवश्यक है? प्रतिनिधि सभा में जो कैंटन राज्य है स्विट्जरलैंड में, उनके द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिनिधि भेजे जाने आवश्यक है? 1 प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि, 3 प्रतिनिधि या 4 प्रतिनिधि। तो न्यूनतम संख्या जो प्रत्येक कैंटीन द्वारा भेजी जानी है प्रतिनिधि सभा में, वो है 1, यानी प्रत्येक कैंटन से कम 1 सदस्य भेजा जाना आवश्यक है, यानी कि हमारा आंसर होगा ए, न्यूनतम 1 व्यक्ति तो भेजा ही जाना है। अगला, स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं? यानी संघीय सरकार है, उसकी सदस्य संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 7 और डी 9। तो इसकी सदस्य संख्या है 7। स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार में सदस्य संख्या है 7, हमारा आंसर होगा सी। स्विट्जरलैंड संघीय सरकार की सदस्य संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? यानी उगता हुआ सूर्य जहां पर सर्वप्रथम उगता है, उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी जापान। तो उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। उगते हुए सूर्य की भूमि को जापान को कहा जाता है। एशिया में सर्वप्रथम किस देश में संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया था? एशिया के किस देश ने सर्वप्रथम संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया था? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी जापान और डी अफगानिस्तान। तो एशिया में सर्वप्रथम किस देश ने संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया था? तो सबसे पहले जापान ने संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया था। तो हमारा आंसर होगा सी कि एशिया में सर्वप्रथम संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाने वाला देश है जापान। अगला क्वेश्चन है, जापान के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दास्ता की प्रथा का अंत कर दिया? यानी जापान के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दास्ता की प्रथा थी जो उसको समाप्त कर दिया गया, अंत कर दिया गया? तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। इन 16, 17, 18 और 19 में कौन सा अनुच्छेद था जिसके अंतर्गत दास्ता की प्रथा का अंत कर दिया गया? तो वो था अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दास्ता की प्रथा का अंत कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, जापान के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दास्ता की प्रथा का अंत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट, यानी जापान के जो लोग हैं उनकी क्या मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है, चंद्रमा की संतान है, पृथ्वी की संतान है या इनमें से कोई नहीं? तो जापानी लोग क्या मानते हैं कि उनका सम्राट क्या है? सूर्य की संतान है, चंद्रमा की संतान है, पृथ्वी की संतान है या इनमें से कोई नहीं? तो जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट है वो सूर्य की संतान है। हमारा ऑप्शन होगा ए, जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट है वो सूर्य की संतान माना गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान संविधान के अंतर्गत राजमहल का संपूर्ण व्यय किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? वर्तमान संविधान के अंतर्गत राजमहल का संपूर्ण व्यय किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? यानी जापानी राजमहल का संपूर्ण व्यय किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? ए, सम्राट के द्वारा, बी, संसद के द्वारा, सी, प्रधानमंत्री के द्वारा, डी, वित्त मंत्री के द्वारा। राजमहल का संपूर्ण व्यय पूछा है, ऑप्शन दिया है सम्राट, संसद, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो राजमहल का जो संपूर्ण व्यय है वो स्वीकृत करने वाली संस्थाएं संसद राजमहल का संपूर्ण व्यय स्वीकृत करती है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन,
1889 के मेईजी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित थी? यानी वर्तमान संविधान से पहले 1889 का जो मेईजी संविधान लागू था उसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित थी? ए सम्राट में, बी कैबिनेट में, सी ए व बी दोनों में और डी कोई नहीं। यानी ए सम्राट में थी, बी कैबिनेट में थी, सी सम्राट और कैबिनेट दोनों में थी, डी कोई नहीं। तो जो मेईजी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति निहित थी वो थी सम्राट के अंदर। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, मेईजी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्ति है वो सम्राट में निहित है। अगला क्वेश्चन, जापान के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? यानी प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 81, डी अनुच्छेद 83, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 89। तो जापान के संविधान में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 66 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि जापान में प्रधानमंत्री का पद होगा। यह व्यवस्था अनुच्छेद 66 के अंतर्गत की गई है। प्रतिनिधि सभा के विघटन के कितने दिन के भीतर आम चुनाव होने चाहिए? ये बार बार मैं समझा चुका हूँ कि प्रतिनिधि सभा के विघटन के कितने दिन के भीतर आम चुनाव होने चाहिए, फिर भी लोगों ने गलत किया है कि प्रतिनिधि सभा के विघटन के कितने दिन के अंदर आम चुनाव होने चाहिए। 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 60 दिन। तो प्रतिनिधि सभा के विघटन के 40 दिन के भीतर आम चुनाव होने चाहिए। हमारा ऑप्शन होगा सी, 40 दिन के भीतर आम चुनाव होने आवश्यक है। नेक्स्ट, सभासद सदन के सदस्यों में से कितने सदस्य भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं? सभासद सदन के सदस्यों में से कितने सदस्य भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं? तो सभासद सदन की 10 सदस्य संख्या है 252, जिनमें से 152 जो है वो भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। हमारा ऑप्शन होगा बी, सभासद सदन के सदस्यों में से 152 सदस्य भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। 252 में से 152 सदस्य भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के पारिवारिक न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? जापान के पारिवारिक न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो जापान के पारिवारिक न्यायालय में 3 न्यायाधीश हैं। 1 2 3 4, तो 3 न्यायाधीश हैं। ये हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जापान के पारिवारिक न्यायालय में 3 न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनीति की प्रयोगों की प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है? राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी स्विट्जरलैंड और डी अमेरिका। राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी स्विट्जरलैंड और डी है अमेरिका। तो राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला जिस देश को कहा जाता है उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस को राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा जाता है। हमारा ऑप्शन होगा ए। यहाँ पर सही होगा। राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला फ्रांस देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता है? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश को यूरोप का बीमार व्यक्ति कहा जाता है या रुग्ण व्यक्ति कहा जाता है? ए फ्रांस को, बी अमेरिका को, सी भारत को या डी चीन को। ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी भारत और डी चीन। इनमें से किसको यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता है? तो भारत और चीन तो एशिया महाद्वीप में आते हैं, इसलिए 2 ऑप्शन तो है ही नहीं कि यूरोप महाद्वीप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता है। तो भारत और चीन तो यहां पर बाहर हो गए कि भारत और चीन तो थे ही नहीं। बी बचा फ्रांस और अमेरिका। अमेरिका एक महाशक्ति था इसलिए रुग्ण हो ही नहीं सकता, तो बचा फ्रांस। यानी हमारा ऑप्शन होगा ए, फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि भारत और चीन एशिया महाद्वीप में आते हैं, यूरोप में आते ही नहीं है, और अमेरिका एक महाशक्ति है जिसे रुग्ण कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए फ्रांस एक ऐसा देश था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता था। अगली, फ्रांस की सांविधानिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है।
फ्रांस के संवैधानिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है? ए 4 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष? ए 4 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो फ्रांस की संवैधानिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष का है। फ्रांस की संवैधानिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या है? फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या है? ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 9, 10, 11 या 12। तो फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी 9 है। हमारा ऑप्शन ए यहां पर सही है। 9 सदस्यों की संख्या है और संवैधानिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 9 वर्ष है और संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी 9 ही है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के वर्तमान संविधान में अनुच्छेद है, यानी फ्रांस में जो वर्तमान संविधान पर चल रहा है उसमें कितने अनुच्छेद है? 105, 150, 15, 89 या 90? 105, 115, 89 या 90? तो फ्रांस में वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 89 अनुच्छेद यहां पर है। तो फ्रांस के वर्तमान संविधान में 89 अनुच्छेद हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा सी कि फ्रांस के संविधान में 89 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन कहलाता है? फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन कहलाता है? ए कॉमन सभा, बी सीनेट, सी संघीय सभा, डी राष्ट्रीय सभा? कॉमन सभा, सीनेट, संघीय सभा और राष्ट्रीय सभा। तो फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन कहलाता है राष्ट्रीय सभा। हमारा ऑप्शन होगा डी, फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन राष्ट्रीय सभा कहलाता है। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ए 7 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 4 वर्ष? तो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? 7 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 4 वर्ष का? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रीय सभा का रखा गया है। ऑप्शन होगा सी, 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रीय सभा का रखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। जिस देश में न्यायपालिका को प्रशासन का एक भाग माना जाता है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर न्यायपालिका को प्रशासन का एक भाग माना जाता है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। ऐसा कौन सा देश है जिसमें न्यायपालिका को प्रशासन का एक भाग माना जाता है? नहीं तो न्यायपालिका जो है वो सरकार के अंग के रूप में होती है और यहाँ पर प्रशासन के रूप में इसे माना जाता है। तो ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है और स्विट्जरलैंड है। तो ऐसा कौन सा देश है इनमें से जिसमें न्यायपालिका को सरकार का अंग न मानकर प्रशासन का एक भाग माना जाता है? तो ऐसा देश है फ्रांस। सी फ्रांस में न्यायपालिका को सरकार का अंग न माना जाकर प्रशासन का एक भाग माना जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके बता दें कि मेईजी संविधान के अनुसार न्याय किस देश की न्यायपालिका को प्रशासन का एक भाग माना जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन बने तो यहाँ पर आंसर होगा जापान। जापान के मेईजी संविधान के अनुसार न्यायपालिका को प्रशासन का एक अंग माना जाता है, लेकिन वर्तमान संविधान के अनुसार न्यायपालिका को प्रशासन का एक अंग न मानकर सरकार का एक अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशासकीय न्यायालय के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? प्रशासकीय न्यायालय यहाँ जहां पर सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा देश प्रसिद्ध है? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासकीय न्यायालय के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय सबसे ज्यादा है, तो प्रशासकीय न्यायालय के लिए फ्रांस देश प्रसिद्ध है।
वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है या अवधि कितनी है? ए 7 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल का अगर बात करें तो 5 वर्ष की अवधि है। 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल है। हमारा ऑप्शन होगा सी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। हम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाने के लिए हम और नए नए क्वेश्चन यहाँ से बना के लाएंगे। तो ये 5 यूनिट जो बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के थे, 5 यूनिटों के 50 क्वेश्चनों की हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।